नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आपका स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात उपचुनाव की करेंगे, जिनके नतीजे 2 तारीख को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और आमने सामने आ गए हैं सीएम और पूर्व सीएम। शुरुआत सीएम शिवराज से हुई, जिन्होंने कांग्रेस पर पृथ्वीपुर सीट पर हुए मतदान में धांधली का आरोप लगाया, तो वहीं अब जवाब देते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि रिजल्ट से पहले इस बयानबाजी का मतलब क्या है, और खासकर जो 4 सीटों पर चुनाव हुए उसमें पृथ्वीपुर पर ही चर्चा ज्यादा क्यों हो रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव संपन्न हो गया है। अब सभी को 2 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजे का इंतजार है, लेकिन उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हुआ कांग्रेस बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर मतदान के बाद भी जारी है। इस बार आमने सामने सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ आ गए हैं। सीएम ने पृथ्वीपुर सीट पर मतदान के दौरान कांग्रेस पर धांधली करने, मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग में भी की थी। कांग्रेस उपचुनाव में संभावित पराजय से बौखला गई है। चुनाव के पहले भी उनने अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया, पैसे बांटे, गुंडागिर्दी और दादागिरी की, जनता को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है। यहां तक कि पोलिंग एजेंट भारतीय जनता पार्टी के उनको डराने, धमकाने और पीटने का काम हो रहा है। अनैतिकता की हद हो गई है। पहले भी अनैतिक साधनों का उपयोग किया और अब संभावित पराजय से बौखला कर डराना, धमकाना, हजार रुपए वोट का लालच देना, ये सारे काम कांग्रेस कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पृथ्वीपुर सीट पर मतदान में धांधली की शिकायत चुनाव आयोग से की, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही थी। कांग्रेस भी चुनाव आयोग से बीजेपी पर उत्तर प्रदेश से गुंडा बुलाकर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। वहीं सीएम के आरोप पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने पलटवार किया, साथ ही अपनी जीत का दावा भी किया। बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पुलिस, बीजेपी का प्रशासन और हम पर आरोप लगा रही है। हम 4 सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है और मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देंगे। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के साथ जीत की भी दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं, लेकिन किनके आरोप और दावों में कितना दम है, जनता ने किसे पसंद किया है, ये 2 नवंबर यानी कि मंगलवार को चुनाव नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेहा बग्गा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत नेहा बग्गा जी आपके साथ ही। आज तो पूर्व सीएम और सीएम आमने सामने हैं, आरोप गंभीर हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव ये हुआ है और हमें 2 तारीख का इंतजार करना चाहिए? देखिए लोकेन जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का एक सीरीज चलती है। चुनाव से पहले कहेंगे कि चुनाव आयोग को ज्यादा से ज्यादा जो है सुरक्षा बल बढ़ाने चाहिए। सुरक्षा बल तो हमेशा चुनाव आयोग परिस्थिति के अनुसार बढ़ाता ही है, जिस जगह की जो आवश्यकता है। जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसी प्रकार का प्रलोभन दे रही है। जब उस स्टेज से बाहर निकल कर आते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि अब जब रिजल्ट आने की जब परिस्थितियां होती हैं तो ईवीएम पर शक करने लग जाते हैं, ईवीएम सही नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तो ये एक सेट ऑफ सीरीज कांग्रेस की तरफ से चलती है। पर भारतीय जनता पार्टी ने या मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है पृथ्वीपुर के बारे में, देखिए वो 100% सत्य है। और वो कैसे सत्य है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पृथ्वीपुर के, नितेंद्र सिंह, उनके चाचा हैं ऐशपाल सिंह, जिनके ऊपर हत्या का आरोप है। और हत्या किसकी की? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुनील नायक जी की। ये ऐशपाल सिंह जी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर लोगों को डराते हुए, धमकाते हुए और एक तरीके की अपनी गुंडागर्दी करते हुए नजर आए।
चूंकि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी शिकायत दर्ज की थी और कल की जो परिस्थिति वोट के समय की थी वो भी यही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जब देखा कि इनके द्वारा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके सगे संबंधियों के द्वारा वहां पर अधिकारियों को डराया जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसकी फिर से शिकायत हमने चुनाव आयोग को की है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी को जब अपनी हार सुनिश्चित हो जाती है, हार सिर पर दिखने लग जाती है, तो तरह तरह के बहाने, तरह तरह के आरोप के बाद वो गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं। तो अभी बीजेपी को जीत लग रही है या खेल हो चुका है वहां पर, आपकी नजर? नहीं, देखिए निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर जीतेगी। हमारे पास एक लक्ष्य था विकास का, हमारे पास एक परफॉर्मेंस का पिछला रिकॉर्ड था जिसको लेकर हम जनता के बीच में गए। जिन्होंने 15 माह में लूट, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर उद्योग की सरकार चलाई, जिन्होंने हर वर्ग को ठगने का काम किया, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, उन लोगों को गुंडागर्दी की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हथियारों को अपने साथ रखने की अगर रिजल्ट बाई चांस कुछ इधर उधर हो जाते हैं तो फिर चुनाव आयोग नहीं इस पर कुछ कार्रवाई कर रहा है या नहीं करता आने वाले समय में, तो फिर आगे बीजेपी क्या कदम उठाएगी मैम? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं है। मैंने आपसे कहा पूर्व में भी, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है और इसीलिए हमने जो शिकायत की वो चुनाव आयोग पे की, जो कि संस्था चुनाव करवाती है। और देखिए काल्पनिक परिस्थितियों पर तो चर्चा मुझे नहीं लगता की जा सकती है। जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप भी देखेंगे कि चारों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी। तो उस बात के उस समय भी देखेंगे कि कितने मायने रहते हैं। सिद्दीकी जी, आरोप गंभीर है सर आप लोगों पर? आप बताइए, जिसकी सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हम कांग्रेस जो है बूथ कैप्चरिंग कर रही है। वो बाकायदा 2, 4, 5 बूथों के नाम गिना रहे थे। सरकार उनकी है, इस सरकार का तो रोल नहीं रह जाता ना सर, जब चुनाव है तो चुनाव आयोग के कंट्रोल में है चीजें सारी। भाई तो भी क्या हुआ है, एसपी तो है वहाँ, वो इन्हीं की सरकार का लगाया हुआ निवाड़ी के एसपी हैं, कलेक्टर तो हैं वहाँ। तो ये काम पहले भी हो सकता था। एसपी क्या देख रहे थे? अगर यशपाल सिंह जी के खिलाफ ऐसे कोई आरोप होते तो उनको पुलिस कई लोगों को उठा के बंद कर देती है, पहले ही लॉकअप में हिरासत में ले लेती है या उनको विधानसभा क्षेत्र से बाहर कर देते हैं। दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे हथकंडे अपनाए। आप देखिए कि इनके सांसद गणेश सिंह, उनके ऊपर एफआईआर हुई, अनैतिक तरीके से प्रचार कर रहे थे। एक मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में जो अलीराजपुर के एसपी को पता नहीं था, कलेक्टर को पता नहीं था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो उनके जिले में है और विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? पृथ्वीपुर का एक वीडियो वायरल हुआ, बाकायदा वीडियो के क्लिपिंग के साथ हमने शिकायत की कि कैसे लोगों को इकट्ठा करके धमकाया जा रहा है कि सरकार हमारी ही रहने वाली है, कुछ भी हो जाए वोट दे देना। तो ये सारी, और इससे पहले भी हमने कम से कम 35 से ज्यादा शिकायतें की है। ये कैसे संभव हो सकता है कि जो सरकार है इनकी, पुलिस प्रशासन इनके हाथ में है, इनके मंत्री जो थे वो पकड़े गए, हमारा कौन मिनिस्टर, कौन विधायक पकड़ा गया? कि कौन सी इन्होंने हमारे खिलाफ जो है अनैतिक रिपोर्ट कर दी? बताइए किसको इन्होंने पकड़ा? कहाँ हमारा पैसा पकड़ा, कहाँ शराब और तमाम चीजें, कौन सा हमारा वीडियो वायरल हुआ जिसमें हम लोगों ने लोगों को डराया हो, धमकाया हो? एक भी, पहली बार तो ये गए थे कि चुनाव आयोग कांग्रेस की शिकायतें करने, हम तो 35 बार गए वहां शिकायत करने चुनाव आयोग में, बाकायदा ऑथेंटिक तथ्य दिए हमने चुनाव आयोग को कि ये का काम हो रहा है। बहुत सी जगह एसडीएमओ के ट्रांसफर भी हुए, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमारा सहयोग होना चाहिए था वो सहयोग हमको अपेक्षाकृत नहीं मिला। पुलिस प्रशासन का पूरा दबाव भारतीय जनता पार्टी की ने लगाया और उसका जीता जागता प्रमाण है कि गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एफआईआर हुई। 3 मिनिस्टर तो इनके मिले ही नहीं, प्रभुराम चौधरी नहीं मिले, महेंद्र सिंह सिसोदिया नहीं मिले, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव नहीं मिले, ये भी तीनों जोबट में थे। और इनके एक जो पूर्व विधायक थे नागर सिंह चौहान, उनको तो हमारे कार्यकर्ताओं ने 6 घंटे बंद रखा कमरे में, बाद में पुलिस आके उनको विधानसभा क्षेत्र से बाहर करना पड़ा पुलिस को। ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे काम है हमारे का। हम लोग, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, अगर इतना सब हुआ चुनाव में तो फिर उम्मीद है आप लोगों को या नहीं?
देखिए, जनता जिसके साथ होती है वो चुनाव जीतता है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोचा समझा, मतलब इन सब चीजों का फिर कोई रोल नहीं है डराने धमकाने का, क्योंकि आरोप आपकी तरफ से भी है, आरोप उनकी तरफ से भी है, लेकिन दोनों ही बड़ी दिलचस्प बात है कि आरोप भी लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं चुनाव। देखिए, हमने एक इन्होंने शिकायत की जिसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दिया, कोई वीडियो नहीं दिया। हमने तो बहुत सारे वीडियो भी दिए और इनके नेताओं के FIR भी कराई है। तो हमारे पास तो कई सारे ऑथेंटिक प्रूफ हैं कि इन लोगों ने गड़बड़ियां फैलाई हैं और गड़बड़ी करने की कोशिश की है। पीठासीन अधिकारियों ने हमारे लोगों चुनाव को निष्पक्ष मानते हैं आप? नहीं, ये जो चुनाव संपन्न हो चुका है निष्पक्ष हुआ या नहीं हुआ? देखिए, पुलिस प्रशासन का पूरा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और उनके पक्ष में किया है, उनको जिताने का पूरी कोशिश की है। दमों में भी यही हुआ था कि इनके मंत्री पैसे लेके भागते हुए भागे थे और पुलिस ने कैसे एस्कॉर्ट करके उस गाड़ी को बाहर निकाला था, ये आपने देखा है। अब इसमें मेरे से क्यों कांग्रेस से कहलवा के मैं किसी संवैधानिक संस्था का जो बेड़ियों में जकड़ गई है, मैं उसका अपमान नहीं करना चाहता। ठीक, मैं नेहा जी लूं आपके से रिएक्शन, सत्यप्रकाश जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। सत्यप्रकाश जी, इन बयानों के क्या मतलब सर? अब तो हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। जी लोकेन जी, देखिए लोकेन जी, जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी बाय इलेक्शंस के में पोल्स के दौरान अगर कोई घटना होती है, अनैतिक इंसिडेंट्स होते हैं, उसके बारे में मुख्यमंत्री जब कहता है तो एक बड़ा गंभीर मामला होता है। पहली बात, क्योंकि जहां पर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स में होती है, जिस इलाके में, वहां पर पूरी की पूरी सरकार ऑफिशियली या पूरी शासन इलेक्शन कमीशन के अंडर में होता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये बात पक्की है, मुख्यमंत्री जी का जो कहना है वो कहीं ना कहीं इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं कि उन्होंने इसको ऑफिशियली कहा है कि वहां ऐसा हुआ है, वहां वैसा हुआ है। ये बात पक्की है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे आज नहीं, हमेशा से कुछ ना कुछ उपद्रव होते रहे और बड़ा सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती रही है, क्योंकि नितिन सिंह जी के पिताजी जो रहे वो भी वहां से कई बार चुनाव जीते हैं और बृजेंद्र सिंह जी की वो परंपरागत सीट है और उसमें उन्होंने रिकॉर्ड मत से इस सीट को जीता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं चुनाव व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये लोग अपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो, ये जो भी कहते हो कि सरकार आपकी ऐसा, वहां पर कोई किसी की सरकार ऑफिशियली नहीं रहती है, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। तो ये इलेक्शन कमीशन का फेल्योर है। अगर वहां ऐसा इंसिडेंट्स हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या करता रहा? इलेक्शन कमीशन को वहां पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और ये बात भी पक्की है कि चाहे जो सत्ता दल हो या विपक्ष हो, जब भी किसी इलेक्शंस के बारे में कोई बात कहते हैं या अपनी बात कहते हैं, ईवीएम के बारे में कहते हैं या व्यवस्थाओं के बारे में कहते हैं या गुंडागर्दी के बारे में कहते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण होता है और एक हार का भय भी होता है। ये चीज पक्की बात है कि जैसे कांग्रेस ईवीएम पर आरोप लगाती है, जब जीत जाती है तो नहीं लगाती है और जहां हार जाती है तो आरोप लगाने लगती है। मुख्यमंत्री जी का ये कहना कहीं ना कहीं इस संदेह के घेरे में जाता है कि पृथ्वीपुर में भाजपा की स्थिति मजबूत नहीं है। बिल्कुल। ये नेहा जी, मैं एक सीधा सा सरल सा सवाल है मेरा कि चलिए, अभी तो जब से चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव आयोग वहां पर स्थितियां कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जिन लोगों के नाम आपने गिनाए और ये कहा कि भाजपा के विधायक रहे जो, उनकी हत्या का आरोप है, फिर ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं वो बाहर कैसे घूम रहे थे आपकी सरकार में? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था इस समय होती है चुनाव के समय, वो चुनाव आयोग के पास होती है और चुनाव आयोग जो है इस पर कार्रवाई करता है। प्रश्न ये है कि इन्हें हत्यारों की अगर इतने गंभीर आरोप हैं तो वो बाहर कैसे हैं? मैं छोड़ दीजिए, अभी चुनाव है या उससे पहले। लोकेन जी, उन पर प्रकरण दर्ज हुआ था और कोर्ट की प्रक्रिया से जो भी है वो कार्रवाई चल रही है। पर सवाल ये है कि इन्हें हथियारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? फिर वो हत्यारे कहां से हो गए मैम? अगर उन पर अभी केस चल रहा है तो फिर हत्यारे कहां हुए? वो अभी हम कैसे साबित कर दें हत्यारे हुए? लोकेन जी, अगर ऐसा व्यक्ति जो कई सारे क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व रहा हो पूर्व में, इसका मतलब ये है ना कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से जमानत मिल रही है, ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं।
देखिए पुलिस, देखिए कानूनी व्यवस्था अपने तौर से काम करती है और कानून के हिसाब से ही काम किया जाता है। ऐसा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड है लोकेश जी। आपने मैं वही तो जानना चाहता हूँ ना कि हर बार मंचों से कहा जाता है कि अपराधियों को हम कुचल देंगे, अपराधी तो घूम रहे हैं बाहर, इसका मतलब चुनाव को बाधित कर रहे हैं। मैं आपको पिछले ही दिनों के कुछ उदाहरण दे देती हूँ। देखिए इनके विधायक उज्जैन से जो आते हैं, मुरली मोरवाल, जिसके बेटे ने रेप किया है करण मोरवाल ने, और कांग्रेस की नेत्री के साथ किया है, जिसपे प्रियंका गांधी भी जवाब नहीं देती और ये लोग घूम ही रहे थे। उसको इतने दिन बाद जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई। उसको मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पुलिस प्रशासन ने पकड़ने का काम किया है। तो जो कहा जाता है ये गुंडागर्दी वाले लोग जो महिला उत्पीड़न में इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। आपने देखा कि उनकी चाहे संपत्ति को नष्ट करना हो, उनकी संपत्ति को जब्त करना हो, सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों जो इनके एक और विधायक जानना चाहता हूँ आपसे, मैं भी काफी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, मुझे तो इतना पता है कि अगर पुलिस अपनी चार्जशीट, अपने आरोपों को, सबूतों को बहुत मजबूती से रखे और अगर हत्या का आरोप है उसमें जमानत हो जाए, तो ये मैं तो पुलिस का फेलियर इसको देखता हूं। नहीं, देखिए आप किस फेलियर को देखते हैं मुझे नहीं पता, पर संवैधानिक तौर पर जो प्रक्रिया चलती है उसको ना आप नकार सकते हैं ना मैं नकार सकती हूं। पुलिस सबूत नहीं दे पाती है, केवल आरोप लगाती है, केवल संदेह होता है, तो फिर आप उसे क्रिमिनल नहीं कहेंगे। जिसको सबने देखा हो हत्या करते हुए, और कहीं छुपके हत्या नहीं हुई थी, पोलिंग बूथ पर हत्या हुई थी उनकी। जो एक्स एमएलए भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, उनकी खुलेआम पोलिंग बूथ पर हत्या की गई थी। तो ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों के आप लगातार कुछ महीनों के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। करण मोरवाल का प्रकरण मैंने आपको बता दिया। इनके जो सोमावली के विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, उन्होंने एक किसान को इतना प्रताड़ित किया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये इनका चाल चरित्र है। एक तरफ महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं, उनको मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी कहती हैं, और जब उनका ही विधायक उनकी पार्टी के एक नेत्री का रेप करता है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। ये किसान हितैषी बनते हैं तो इनका विधायक इतना प्रताड़ित करता है किसान को कि आत्महत्या करनी पड़ जाती है। दूसरी बात कि जब चुनाव प्रचार का समय आता है तो चुनाव प्रचार के समय इन्हें यशपाल सिंह की जरूरत पड़ती है, जो हत्यारा है। 302 जो कोर्ट ने लगा दी थी, उसके बावजूद भी वो जो थे कैबिनेट की मीटिंगों में उपस्थित थे, उनको बहस किया करिए। यहाँ नहीं तो आप यहाँ से नहीं तो आप जो है डिबेट को घुमाइए मत, डिबेट को घुमाइए मत। आपके पास आप इंटरप्ट मत करिए, अपनी बारी में बोलिएगा। जो तो आप डिबेट को घुमाइए मत। महेश पटेल का सगा रिश्तेदार आकाश पटेल, उसने जिस महिला के साथ रेप किया, जब वो महिला एफआईआर दर्ज कराने गई तो उसको डराने का, उसकी हत्या करने का उसको भय दिखाया गया, उसके परिवार को डराया गया। तो मुझे बताइए लोकेश जी, अगर इतने 15 माह की सरकार में कुछ किया होता तो इस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे होते, ये महिलाओं को डरा रहे होते, सारे क्रिमिनल्स होते अपने साथ चुनाव प्रचार प्रसार में। एक मिनट, ये जो क्रिमिनल्स के कनेक्शंस आ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी से क्यों ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, इस मध्य प्रदेश में लाल सिंह आर्य जो थे, उनपे 302 का मुकदमा जो मिनिस्टर थे उनपे कायमी कराई थी कोर्ट ने, और उसके बावजूद भी ना शिवराज सिंह जी ने उनसे इस्तीफा लिया, ना ही उनको बर्खास्त किया। बाकायदा मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की सरकार जो थी, बाकायदा उनको अंदर रखी थी। विधानसभा में इतना हंगामा हुआ, इतना हंगामा कांग्रेस के और सभी विधायकों ने मिलकर किया कि उनको मंत्री जी को फ्लोर छोड़ के जाना पड़ा। आप देखिए, उनकी बारी है तो आप उनको बोलने दीजिए। नेहा जी प्लीज। अब आप बोलेंगी बीच में, ने निर्दोष पाया, अब आप बोलेंगी बीच में, तरीके से झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। तो आप बीच में बोलेंगी। अब सुनील नायक की हत्या कब हुई थी? जब 2008 का मामला है, ये आज 15 साल हो गए। उसके बाद सुनीता नायक, उनकी पत्नी विधायक भी रह ली वहां से। तो अगर उन्होंने वाकई क्राइम ऑफेंस किया था तो अब तक सजा क्यों नहीं हुई उनको? सवाल ये है। और इस बात का जवाब दें, इनका मंत्री कैसे घूम रहे थे भैया जोवट में, कैसे ये गणेश सिंह जी घूम रहे थे, हमारी प्रत्याशी ने पकड़ा नहीं तो आपने क्यों? अरे आपके मंत्री कैसे घूम रहे थे, एसपी को क्यों नहीं पता था? आपकी सरकार का मंत्री, बता दिया है तो अरे आपकी सरकार का मंत्री घूम जाए,
आपकी सरकार का मंत्री गुम जाए और आपको पता ही नहीं चलता, आपका सांसद गुम जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। अरे आप क्यों, आप तो मंत्री की बताइए, आपका मंत्री क्यों, आपके मंत्री गोविंद सिंह कैसे घूम रहे थे चौबट में, एफआईआर क्यों हुई उनके ऊपर? ठीक, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। सत्य प्रकाश शर्मा जी, दो सवाल यहाँ पर बड़े अहम हैं। एक तो चुनाव आयोग की भूमिका, जिस पर जब भी चुनाव होते हैं चर्चा जरूर होती है सर, क्योंकि इस बार भी कोविड को लेकर लंबी चौड़ी गाइडलाइंस थी, लेकिन हमें तो नहीं दिखा कि बहुत सख्ती से उनका पालन कहीं हुआ हो। दूसरा, जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया उसके बाद भी हमने देखा कि कई लोग प्रचार कर रहे थे, इस तरह के आरोप पॉलिटिकल पार्टियां ही लगा रही हैं एक दूसरे पर। दूसरा ये कि क्रिमिनल्स की बात हो रही है और ये बाहर घूम रहे हैं, तो ये किसका फेल्योर है आपकी नजर में? जी जी जी, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी हम किसी डिबेट में अगर जो भी पैनलिस्ट है अगर बैठे हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय कानून क्या है, एक प्राइमरी ज्ञान तो होना ही चाहिए। देखिए, कानून के 3 शब्द हैं। जब कोई केस अंडर ट्रायल होता है तो आपने देखा एक्यूज्ड होता है, एक कन्विक्ट होता है। भाजपा की प्रवक्ता महोदया जो कह रही हैं, मुझे कहना पड़ रहा है कि किसी को हम ये टेलीविजन पर मर्डरर नहीं कह सकते, ये उनको नहीं कहना चाहिए। वो एक बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है। जब तक कोर्ट में अंडर ट्रायल केस अंडर ट्रायल है, ऐसे में कोर्ट जब तक कोई निर्णय नहीं देता है तब तक वो एक्यूज तो हो सकता है, लेकिन कन्विक्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि हम किसी को मर्डर करें, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो या कोई आम आदमी भी हो, पहली बात। अब रही बात इलेक्शन कमीशन के मामले में ना केवल अभी मध्य प्रदेश में जो 4 बाइकोट्स हैं उनमें, बल्कि हमेशा से आपने देखा होगा कि जो गाइडलाइंस होती हैं, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को 100% फॉलो नहीं हो पाता है, जिसके कारण ही तो क्राइम होते हैं। क्योंकि कई क्रिमिनल्स होते हैं जिनके कई के हथियार भी जमा नहीं हो पाते हैं। वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन तो समय खत्म होता है, इलेक्शन कमीशन ही का है। इसमें एक बड़े सुधार की आवश्यकता है। आज मैं फिर कहूंगा, पुनः एक टीएन शेषन जैसे इलेक्शन कमिश्नर की बहुत जरूरत है, जिसने इस देश की राजनीति और देश की जनता को ये सिखाया कि इलेक्शन कमीशन होता क्या है। आप जितने भी लोग हैं उस जमाने के हों या नहीं हों, पर सुना हो उस समय तक कोई इलेक्शन कमीशन को हर आम आदमी नहीं जानता था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे आए जिन्होंने उसको जन्माया। तो मैं चाहता हूं, मेरी अपील है इलेक्शन कमीशन से कि उन्हीं के स्टाइल में इलेक्शन कमीशन इतना सख्त हो जिससे एक स्पष्ट सरकार आए और लोकतंत्र को मजबूती मिले। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ना केवल एक सत्ता को बनाने की जिम्मेदारी होती है, बल्कि इस देश को मजबूत लोकतंत्र देने की जिम्मेदारी होती है। तो वो चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, वहां के प्रशासन को उसको फॉलो कराने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसमें एक चीज और है कि चुनाव आयोग को जब पूरा सिस्टम मिल जाता है अपने हाथों में, तो ऐसा तो है नहीं सर वो कंट्रोल नहीं कर सकता चीजें। जब पावर है आपके पास पूरी, उसके बावजूद ये ढील कैसे रह जाती है? फिर इसका मतलब प्रेशर रहता है क्या गवर्नमेंट का? जी जी जी, देखिए, गवर्नमेंट का प्रेशर ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं रहता है। अनऑफिशियली कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऑफिशियली मैंने कहा इलेक्शन कमीशन के अंडर में पूरी वहां की प्रशासन होता है, पूरी मशीनरी इलेक्शन कमीशन के अंडर में होती है। तभी तो वहां इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज करने का मतलब ही यही है कि वहां पर पूरा का पूरा मामला, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो या जो भी डिपार्टमेंट है, वो सब इलेक्शन कमीशन के अंडर में है। तो वहां अनऑफिशियली अगर देखते हैं तो जहां रूलिंग पार्टी होती है, ये माना जाता है कि रूलिंग पार्टी के अंडर में मशीनरी काम कर रही है। लेकिन ऑफिशियली इस बात को ना तो मैं कह सकता हूं ना कोई और कह सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रैक्टिकली क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चीज पर इलेक्शन कमीशन को ये जो दाग है, जो आज आप जिस पर चर्चा कर रहे हैं, उसको हटाने की तरफ प्रयास करना बहुत जरूरी है, जिससे लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती आई। ठीक, नेहा जी कुछ कहना चाहती है, बोलिए नेहा जी। देखिए, मैं सत्य प्रकाश जी का बहुत आदर करती हूँ और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कोर्स ऑफ करेक्शन यहाँ पे बताया, जो मैंने हत्या का आरोपी कहा था। साथ साथ में अगर एक बात और जोड़ दी जाती, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता एक जो बरी हुआ निर्दोष कोर्ट से बताया हुआ व्यक्ति है, उसे जब यहाँ पर हत्यारा और भगोड़ा कह रहे हैं, तो उसका भी करेक्शन मुझे लगता है कि निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते आपको करना चाहिए। दोनों का करेक्शन है। और मैंने कहा था कि एफआईआर लॉन्च कराई थी 302 की,
मैंने उनको ये नहीं कहा कि वो हत्यारे हैं। नहीं, आपने क्या हुआ मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने कहा उनके खिलाफ, हाँ यस ये सही है, ये सही है, शर्मा जी बता देंगे। और वो हत्या के आरोपी कैसे आ गया? तो मैंने कहा, हाँ मैंने ये कहा था कि उनके, हाँ मैंने कहा उनके खिलाफ 302 लगाई गई थी। अरे जब बता दिया वो उसकी बात है। कौन है आप? लेकिन मैंने आपकी सरकार में बताया जो आप मुझे अपराधी कह रही हैं, और आप क्यों बात नहीं करती? आप क्यों उन्नाव के बारे में बात नहीं करती, कठुआ के बारे में बात नहीं करती, हाथरस के बारे में बात? मध्य प्रदेश की बात करते हैं ना सर, आप लोग हत्यारे को इतना मत बौखलाइए हार से। कुछ काम किया होता तो वोट मिलते। अब आप बिना बात के बौखला रही हैं आप। अरे 120 रुपए, 1000 रुपए का सिलेंडर लोग खरीदेंगे तो आपके सर पे ही रखेंगे ना, वोट थोड़ी देंगे वो। 120 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे लोग तो वो आप ही के सर पे रखेंगे ना। आप कोरोना का मुआवजा नहीं देंगे तो लोग आपके, और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के लोगों की मौतें होंगी तो आप ही को ऑक्सीजन लगाएंगे ना। वो एक रेप पीड़िता को क्यों? चलिए सर, समय नहीं है मेरे पास। मैम आप कैसी बात है जब आप चुनाव में बोलते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए, लेकिन अभी हमें 2 तारीख का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद इस पर चर्चा होगी कि चुनाव किस तरीके का रहा, क्या गड़बड़ियां रहीं दोनों पार्टियों के लिए जिसकी वजह से हार या जीत हुई, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन उससे पहले ही माहौल गरमाया हुआ है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।